नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आपके सामने एडुटेरिया प्लेटफॉर्म की तरफ से निबंध लेखन के तहत दिए जा रहे निबंधों की श्रृंखला का अगला निबंध। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 3 के संबंध में आपको निबंध दे चुके हैं, कैसे लिखते हैं। इस बार हम 70th बीपीएससी में जो पार्ट 2 पूछा गया था, उस पार्ट 2 से एक निबंध हमने उठाया है और हमारी कोशिश है कि इसको कैसे लिखेंगे इस पर हम चर्चा करें। क्या क्या पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, डालने चाहिए, इस पर हम चर्चा करें ताकि आपको एक दिशा मिले चीज़ों को समझने की, अपने से लिखने की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम समझें कि हमसे पूछा क्या गया है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझा जाए, यानी कि ऊपर जो लिखा है इसी को हमें 800 शब्दों में लिखना है। अब 800 शब्दों में लिखने के लिए हमें इसके अर्थ तक पहुंचने की जरूरत होती है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नारी पर लिखना है और नारी सशक्तिकरण पर लिखना है। अब उसमें ये प्रश्न है कि शिथिल कानून व्यवस्था, लैग्स लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात कानून व्यवस्था अगर ढीली पड़ती है तो ढीले पड़ने का एक परिणाम यह भी होता है कि सरकार या हमारा समाज नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो भी प्रयास कर रहा है वह प्रयास असफल होने लगते हैं अगर हमारी कानून व्यवस्था ढीली ढाली है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि नारी सशक्तिकरण हमारे निबंध के केंद्र में है, लेकिन इस नारी सशक्तिकरण को एक निश्चित दायरे में बांधा गया है। नारी सशक्त है, कैसे सशक्त होगी, इसकी कई डायमेंशंस हैं। उसमें से आपके निबंध ने एक डायमेंशन लिया है, एक डायमेंशन कि यदि किसी भी देश की कानून व्यवस्था टाइट नहीं है, अगर वो शिथिलता बरतती है, तो नारी सशक्तिकरण के मार्ग में हम बहुत दूर तक आगे नहीं जा सकते। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम नारी सशक्तिकरण अपने समाज में चाहते हैं तो हमें अपनी कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा, अन्य चीजों के अतिरिक्त। अब यहां प्रश्न आएगा कि नारी सशक्तिकरण क्या है। तो जैसे शब्द से स्पष्ट है, चाहे इंग्लिश में देखें या हिंदी में, वीमेन एम्पावरमेंट लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज द हिंड्रेंस टू द वीमेन एम्पावरमेंट, अर्थात औरतों को मजबूत करना। औरतों को मजबूत करने की प्रक्रिया में अगर कानून व्यवस्था ठीक से काम कर रही है तो हमारा ये उद्देश्य सफल हो सकता है, और अगर कानून व्यवस्था उनके हक में नहीं खड़ी, उनके लिए काम नहीं कर रही है, या जो काम उसके अलॉट किया गया है, असाइन किया गया है, वो काम नहीं कर रही है, तो भी नारी सशक्तिकरण हम नहीं कर सकते। तमाम अन्य प्रयास हम करेंगे, लेकिन अगर कानून ठीक से अपना काम नहीं करता है तो औरतों को मजबूत करने की कोशिश के सिरे से पलीते चढ़ सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारा निबंध नारी सशक्तिकरण के कई आयामों में से एक आयाम पर आपका ध्यान आकृष्ट करता है और ये समझना चाहता है, ये जानना चाहता है कि क्या आप नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया से, उनके अर्थों से परिचित हो, और क्या नारी सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था के बीच का जो अंतर संबंध है, उस अंतर संबंध को आप समझ पाते हो। दूसरी चीज की, चूंकि आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, यह निबंध वहीं से पूछा गया है, तो आपको भी ये समझ होनी चाहिए आगे आप सरकार की एजेंसी होंगे जिसके मार्फत सरकार अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में आपके अंदर मूलभूत समझ होनी चाहिए कि अगर कानूनों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता है तो सरकार के जो भी प्रयास होंगे वो सिरे से चढ़ नहीं पाएंगे। यह समझ भी, अर्थात एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका चयन किया जाना है, तो आप इस चीज को कितना समझते हैं यह प्रश्न तो है ही। इस चीज को यानी नारी सशक्तिकरण में शिथिलता कानून की क्या क्या बाधाएं उत्पन्न कर सकती है और वो क्या परिणाम पैदा कर सकती है, इसकी समझ भी आप में होनी अपेक्षित है। ऐसा यह निबंध आपसे अपेक्षा करता है, आशा करता है। तो चले, हम लोग जैसे चल रहे थे शुरू होते हैं आगे। अर्थ हमने समझ लिया कि हमें नारी सशक्तिकरण के एक पहलू को ध्यान में रखना है, और वो पहलू है कि यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो नारी सशक्तिकरण में किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, इन चीजों की चर्चा हमें करनी है। अब इस बार हम लोग भूमिका लेखन का जो काम है थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। इससे पहले आपको बताया गया कि सामान्य रूप से वर्णनात्मक भूमिकाएं, जिसमें आप चीजों की परिभाषाएं करते हैं, परिभाषाकरण करके चीजों को समझा करके विषय को इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा उससे अलग करते हैं। अब देखें, आपके सामने समझिए, ये कुछ तथ्य हैं। हमारे संविधान ने हमारे महिलाओं को अनुच्छेद 14 के तहत, 15 के तहत, 16 के तहत, साथ में आप इसमें अनुच्छेद 23 भी जोड़ सकते हो, 39 के तहत यह सिक्योर किया कि जो और जितना हक और अधिकार पुरुषों को हम दे रहे हैं उतना ही हक हम महिलाओं को भी दे रहे हैं। यानी संवैधानिक स्तर पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि महिला और पुरुष दोनों को एक समान अधिकार, एक समान सुविधाएं, एक समान अवसर दिए जाएं। संविधान ने फेयर काम किया। उस संविधान के जरिए जो संसद बनी, उस संसद ने भी अपना कर्तव्य बहुत शानदार तरीके से निभाया। अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 आया। उसके बाद से 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया। 2005 में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम आया। 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया। फिर उसके बाद से 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसे पोक्सो एक्ट कहा जाता है, वो आया। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 आया। फिर अभी भारतीय न्याय संहिता जो नई आई है, आईपीसी चेंज हुआ है और उसकी जगह बीएनएस हुआ है, उस बीएनएस में ये व्यवस्था की गई है कि अगर 18 वर्ष से कम लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो उस अवस्था में, उस दशा में अपराधी को मृत्युदंड दिया जाएगा। तो प्रावधान कठोर किए गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि संविधान के स्तर पर और फिर कानून के स्तर पर, इन दोनों ही स्तरों पर कोई कमजोरी नहीं है। संविधान भी महिलाओं को भरपूर अधिकार देता है और संसद ने समय समय पर कानून बनाकर महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं या जहां महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, जहां उनके हक छीने जाते हैं, वहां हमारी संसद भी समय समय पर खड़ी नजर आई है और उसने कानून बनाया है, बना करके समाज को दिया है ताकि बेहतर किया जा सके महिलाओं की स्थिति को। यानी इस लेवल पे कहीं कोई गड़बड़ आपको नहीं दिख रही है। जैसा संविधान को होना चाहिए महिलाओं के संदर्भ में, वैसा संविधान है हमारा। जैसा कानूनों को होना चाहिए महिलाओं के संदर्भ में, वैसा कानून भी है हमारे देश में। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। वह लेकिन क्या है, ये देखें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4 लाख से अधिक मामले दर्ज होते हैं।
वर्ष 2023 में कुल 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध और अपहरण जैसे मामले शामिल हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा जो मामले देखे गए हैं वह सबसे ज्यादा देखे गए घरेलू हिंसा के मामले और यौन उत्पीड़न के मामले। और ये जो रिपोर्ट आपको दी गई है वह रिपोर्ट कब की है? अमर उजाला रिपोर्ट करता है 24 अगस्त 2024 का। अब देखिए, एक तरफ आपका संविधान महिलाओं को कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें हर अधिकार दे रहे हैं। दूसरी तरफ कानून भी ये कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत के आईने में यह आंकड़ा है हमारे सामने। अर्थात कहीं तो लोच है, कहीं तो दिक्कत है कि कानून बना दिया, संविधान बना दिया, फिर भी। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? कमाल की बात यह है कि ये दर्ज मामले हैं, अर्थात वे मामले जो पुलिस तक पहुंच पाए। इससे ज्यादा मामले वैसे होते हैं महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर के जिनकी रिपोर्टिंग पुलिस तक पहुंचती नहीं है। ये तो दर्ज हुए मामले हैं। अर्थात संविधान में 2-4 लाइनें, 2-4 अनुच्छेद लिख देने से या संसद में 2-4-10 कानून महिलाओं के पक्ष में बना देने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। ये स्पष्ट हमारे सामने आंकड़े हैं। एक तरफ एक ब्राइट साइड है कि संविधान ने ये दिया, कानून ने ये दिया, दूसरी तरफ ये तथ्य हैं। आप दोनों में से किसी को नहीं कह सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि भाई आपके संविधान ने नहीं दिया, आपके कानून ने नहीं दिया। प्लस यह भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये आज के आंकड़े हैं। अर्थात संविधान और कानून के होने के बावजूद स्थिति क्या है? बावजूद स्थिति वही है जो बहुत दिनों पहले मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा में कहकर गए थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये महिलाओं के आंखों का पानी ना ही अनुच्छेद 14, 15, 16, 23, 39 पहुंच पाए हैं आज तक, ना ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये जितने अधिनियम आपने पढ़े देखे वो भी महिलाओं के आंख से अगर आंसू पोंछ पाए होते तो 1 साल में 4 लाख मामले दर्ज होना, लगभग ये प्रति घंटे 51 मामले दर्ज होना है, इतना न हो रहा। अर्थात सिर्फ संविधान, सिर्फ कानून के किताबों में कुछ अध्याय लिख देने से महिलाओं की जिंदगी नहीं बदला करती। कानून है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन अगर जमीन पे नहीं उतर रहा है तो फिर उस कानून का कोई मतलब नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया, क्या दहेज रुक गया? वो और ज्यादा हुआ है। और महिलाओं के उत्पीड़न का एक बड़ा साधन दहेज अब भी बना हुआ है, घरेलू हिंसा का बड़ा साधन अब भी बना हुआ है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम आया तो क्या कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ बदतमीजियां बंद हो गई? विशाखा निर्देश तब के आए, क्या उससे कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, मॉलेस्टेशन के केसेस कम हो गए, बंद हो गए? नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो कानून किताबों में लिखा है वह जमीन पे उतरा नहीं। परिणाम यह है कि आज भी महिला अबला ही है। पुरुष यह समझता है कि वो अबला है और अबला है इसलिए उस पे वो कोई भी अत्याचार आसानी से कर सकता है।
और कर सकता है तो कर लेता है, और महिलाओं के आंख में, अबलाओं के आंख में पानी ही है आज भी। हमारा निबंध हमसे अपेक्षा करता है कि हम समझाएं चीजों को कि क्या कारण है कि इतने कानून, इतने संविधान के प्रावधान होते हुए भी नारी सशक्तिकरण जमीन पे उतर नहीं पा रहा। और उसका एक कारण वो खुद बता रहा है कि शिथिल कानून व्यवस्था। शिथिल कानून व्यवस्था वह बेसिक कारण है जिस कारण संविधान के बनने के, कानून के बनने के कोई मायने महिलाओं के जीवन में तो दिखते नहीं। तो प्रश्न ये है कि जब हम नारी सशक्तिकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि महिलाओं को मजबूत करना है, तो इसका अर्थ क्या होता है? फिर हम कानून व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? और जब कानून व्यवस्था की शिथिलता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इन तीनों को समझे बगैर यदि हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं तो शायद हम अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम नारी सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इतना तो सिंपल दिख रहा है कि उसे सशक्त करना है, यानी कि वो कमजोर है, वही जो हम कह रहे हैं अबला जीवन, तो अबला है। तो ये सशक्तिकरण कहां कहां होना चाहिए? तो परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे, अर्थव्यवस्था के स्तर पे, इन सभी स्तरों पर हम परिवार में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, इन सभी जगहों पर अगर महिलाओं को दो चीजें देते हैं, सशक्तिकरण वो कब होगा? तो जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना देते हैं, या बनने देते हैं, यूं कह लें, बनाएंगे क्या हम, आत्मनिर्भर बनने देते हैं उन्हें। कहने का अर्थ ये कि पारिवारिक फैसलों में वो कहां है? क्या वो स्वयं से परिवार के फैसले ले पा रही हैं? या फैसले पारिवारिक हो रहे हैं तो उनमें उनसे सहमति ली जा रही है कि नहीं ली जा रही? और यदि वो कोई फैसला लेती है तो परिवार लागू करता है कि नहीं करता है? समाज के स्तर पर, सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों के स्तर पर वो कितना ऊपर उठ पाई, वह कितनी आत्मनिर्भर हो पाई? राजनीति के स्तर पर क्या वो पुरुष का बांह पकड़ करके ही राजनीति में चल रही है कि अपनी पहचान खुद क्रिएट कर रही है? अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या वो आज भी यही कहा जाता है उससे कि तुम तो घर में रहती हो, तुम क्या जानती हो बाहर की दुनिया क्या होती है, कमा के तो हम ला रहे हैं? क्या ये ताने उसे आज भी सुनने पड़ते हैं? अगर सुनने पड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि सशक्तिकरण नहीं है। तो आत्मनिर्भरता और दूसरी चीज कि उन महिलाओं में इन्हीं मुद्दों पर निर्णयन की क्षमता, डिसाइसिव पावर है कि नहीं, निर्णयन की क्षमता, अगर ये दो चीजें हम अपनी महिलाओं में भरने में सक्षम हो जाते हैं, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन सभी स्तरों पर अगर उसमें डिसाइसिव क्वालिटी आ जाती है, डिसाइसिव पावर्स आ जाते हैं, उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है, तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारी महिलाएं सशक्त हो गई हैं। अब हमें आपको समझना है और समझाना है कि सचमुच में ऐसा है क्या? हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो पढ़ना क्या है खुद से तय कर ले? समाज के स्तर पे कहां पढ़ना है, घर में रह के पढ़ना, घर से बाहर जाके पढ़ना, किसी बड़े शहर पढ़ना, वो खुद से तय कर ले? ऐसा हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो आप समझिए।
तो जब हम नारी सशक्तिकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इन स्तरों पर, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तरों पर यदि वह आत्मनिर्भर हो गई है और उसमें निर्णय लेने की दक्षता आ गई है, क्षमता आ गई है, तो हम मानते हैं कि नारी सशक्त हो गई, या फिर कम से कम आ रही है ये चीज, तो हम मानेंगे कि नारी सशक्तिकरण की दिशा हमारी ठीक ठाक है। अब प्रश्न ये कि कानून व्यवस्था शब्द का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? अभी आपने कानूनों के नाम पढ़े हैं, आप उसी से शुरू हुए हैं अपने निबंध की तरफ। तो कोई भी देश एक संविधान अपने लिए बनाता है और संविधान उस देश का अपने देश के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना करता है और उन्हें यह अधिकार देता है कि समय समय पर तुम कानून बनाते रहना, जिसे आमतौर पे संसद कहा जाता है। हर देश में इसका नाम अलग है लेकिन काम एक ही है कि आपको जरूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, वक्त के परिवर्तनों के मुताबिक समय समय पर कानून बना के समाज को देना है ताकि समाज सही ढंग से रेगुलेट किया जा सके। तो इस संसद द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें हम आम तौर पे कानून कहते हैं, ये नियम बना के देना संसद का काम होता है। और इस नियम को जमीन पे उतारने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, जो संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उन संस्थागत व्यवस्थाओं को हम कहते हैं कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था मतलब कानून द्वारा बनी हुई व्यवस्था, जिस व्यवस्था को मानना प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है और यदि वो उल्लंघन करते हैं तो दंड के भागी होते हैं। तो इस कानून द्वारा जो निर्मित तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अब कानून व्यवस्था अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना, महिलाओं के यौन स्थल पे कार्यस्थल पे उत्पीड़न से संबंधित जो भी मॉलेस्टेशन से संबंधित कानून बने, वह कानून बनाया संसद ने। लागू करने का काम है पुलिस का कि वो चीज हो, लागू करने का काम वहां सरकार के निर्देशों के मुताबिक संस्थाएं जहां भी हैं लागू करेंगी। उल्लंघन होने पर पुलिस आएगी, पुलिस का काम है पकड़ के अपराधी को जज के सामने देना। जज का काम है कि उसे जो भी सजा उस कानून के हिसाब से मिलनी है वह सजा प्रिस्क्राइब करे। अब आपका जो निबंध है वो ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं, शिथिल कानून व्यवस्था, अर्थात ये तंत्र जो निर्मित हुआ है, ये तंत्र अगर सही ढंग से काम नहीं करता है तो महिला सशक्तिकरण में दिक्कत आती है। तो प्रश्न ये कि कानून व्यवस्था में जब हम शिथिलता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस शिथिलता का क्या अर्थ होगा, यानी हम कब कहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था शिथिल है? लैग्स लॉ एंड ऑर्डर, लैग्जेटिव लॉ एंड ऑर्डर। अब ये लैग्जेटिव कब होता है? तो सिंपल, अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध होता है तो देखें, एक चीज समझें कि अपराध भी मानवीय प्रवृत्ति है। जिस तरह से अच्छाई है उस तरह से बुराई है और ये दोनों साथ साथ चला करते हैं। और हम कभी भी किसी ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते जहां कोई अपराधी ना हो, कोई गुनाह ना होता। ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर परिकल्पना हम कर सकते हैं कि जो भी है, जो भी शासन व्यवस्था है, यदि वह अपराधों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने में कामयाब होती है तो हम उसे सुशासन कहते हैं या उसे ही हम राम राज्य कहते हैं। वो ये ऐसा कब कर पाती है? अपराधियों की आपराधिक प्रवृत्तियों पे नियंत्रण का काम कब होता है? जब कानून से बनी हुई व्यवस्था अपना जो असाइंड काम है वह काम ठीक से कर रही होती है।
शिथिल कब होती है? तो समझें, यदि अपराध हुआ, महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा एक आम अपराध है जिसे कि हमारे समाज में अपराध मानने की प्रवृत्ति भी नहीं है, मतलब एक दो थप्पड़ तो लोग लगा ही देते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं होती, ऐसा समाज बना दिया है हमने। तो अगर अपराध हुआ तो जाहिर सी बात है कि उस पर पहला एक्शन क्या होता है? एफआईआर। क्या पुलिस अपराध पर एफआईआर ले रही है? अगर ले रही है, क्विकली ले रही है, तो मानेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था टाइट है। अगर वो लेने में आनाकानी कर रही है, डिले कर रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था शिथिल है। ठीक, चलो एफआईआर ले लिया, उसके बाद से क्या है? तो उसके बाद है अपराध अनुसंधान। अपराध अनुसंधान का अर्थ क्या कि जो आरोप लगाए गए किसी पर कि मेरे साथ उसने ये किया है, तो पुलिस ने जांच किया क्या? जांच करके अपराधी तक पहुंची क्या? अपराधी को गिरफ्तार किया क्या? जो सिर्फ गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेवारी नहीं होती है, तो एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो रही है कि नहीं हो रही है, यह भी एक प्रश्न है। गिरफ्तारी के बाद अपराध अनुसंधान हो रहा है कि नहीं, और अनुसंधान किसके हक में जा रहा है? जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम पुलिस का है, और ये तब होता है जब अपराधों का अनुसंधान, यानी जो आपका आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वह किस तरीके से अपराधों को लेकर के अपनी बात रखता है, वो अपराधों का अनुसंधान करता है और वो अपराधी को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में कितनी मदद करता है। अगर करता है तो मानेंगे कि कानून व्यवस्था ठीक है, नहीं करता है तो मानेंगे कि कानून व्यवस्था में शिथिलता है। तो एफआईआर समय से दर्ज होती है कि नहीं, गिरफ्तारी समय से होती है कि नहीं, अपराध अनुसंधान समय से होता है कि नहीं, और उससे आगे का चरण, उससे आगे का चरण है दोष सिद्धि का, कन्विक्शन कहते हैं जिसे, दोष सिद्धि। यहां तक पुलिस के बाद आता है अदालत आती है, और अदालत ने कितनी जल्दी पीड़ित को न्याय दिलवाया, यह जिम्मेवारी उसकी है। अब ये दोष सिद्धि हो पा रही है कि नहीं, जो चार्ज सीटेड है वो कन्विक्टेड हुआ कि नहीं, और हुआ तो कितने दिन में हुआ। अपराध आज हुआ और कन्विक्टेड हो रहा है 20 वर्ष बाद, तो उस कन्विक्शन का कोई मतलब रहता है? डिलेड जस्टिस इज ऑल्सो अ इनजस्टिस। अगर न्याय मिला भी और 20 साल बाद मिला, तो जख्म के भर जाने के बाद मरहम लगाना हुआ। तो जब हम कानून व्यवस्था की शिथिलता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि कानून द्वारा निर्मित व्यवस्था, जिसमें कि एफआईआर दर्ज होना था, अपराध अनुसंधान होना था, गिरफ्तारी होनी थी, अदालतों द्वारा दोष सिद्धि होनी थी, उसे फांसी या जेल दी जानी थी, ये सारे काम जिस तरह की परिकल्पना है कानून में, उस परिकल्पना के हिसाब से हुए कि नहीं हुए। और शुरू में ही आपने देखा कि कानून इतने, और उसी के साथ अपराध इतने कि प्रति घंटे लगभग 50 से 51 अपराध दर्ज किए जा रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध। इसका अर्थ क्या बनता है? ये डेटा हमसे क्या कहता है? ये डेटा हमसे कहता है कि भारत में कानूनों की कमी नहीं है, संविधान में प्रावधानों की भी कमी नहीं है, लेकिन जहां कमी है वो है उस कानून को लागू करने वाले सिस्टम में, जो किन्हीं प्रभावों से, किसी लालच में पड़ करके, राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए या जो भी हो, उसके जरिए वो अपने दिए गए कर्तव्य में लापरवाही बरतता है, ढिलाई बरतता है। परिणाम स्वरूप यदि कोई महिला सोचती है कि किसी भी अपराध या उसके साथ जो भी उत्पीड़न हो रहा है उसके विरुद्ध वो थाने जाए,
तो थाने जाने पर भी उसके मन में सिहरन उत्पन्न होती है कि क्या पता कोई अगला अत्याचार हमें वहां तो इंतजार नहीं कर रहा। क्या महिला को भरोसा है कि थाने में जाएगी तो उसे न्याय मिल जाएगा? जवाब बहुत आशाजनक नहीं है। इसी चीज पर आपका निबंध पिन पॉइंट कर रहा है हमारे सिस्टम के एप्लीकेशन पर, कि महिला में यह भरोसा बने कि अगर उसके साथ कुछ होता है तो इतनी ताकत तो उसमें हो कि वो थानेदार के पास जाए, और थानेदार में इतनी संवेदनशीलता हो कि वो उसे न्याय के पथ पे लेके जाए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में जो एक जरूरी शर्त है वह शर्त तो हमने पूरी की। लेकिन अभी जो आपने आंकड़े देखे वो आंकड़े बता रहे हैं कि यह जरूरी शर्त अभी पूरी हो नहीं पाई है। अब प्रश्न यह है कि अगर ये जरूरी शर्त पूरी नहीं होती, यानी कानून व्यवस्था शिथिल है, तो महिला सशक्तिकरण क्यों प्रभावित होता है? यानी इन दोनों के बीच हमारे सामने दो चीजें हैं, एक है शिथिल कानून व्यवस्था, दूसरी चीज है नारी सशक्तिकरण। अब शिथिल कानून व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण के बीच संबंध क्या बनता है? अगर कानून व्यवस्था शिथिल होती है तो नारी सशक्तिकरण किस तरह से डिलेड हो जाता है और क्यों डिलेड हो जाता है, हमें इन प्रश्नों पर आगे बढ़ना है। तो ये हमारा अगला जो सेक्शन होगा वो इन्हीं प्रश्नों पर होगा। अर्थात हमने पहले खंड को डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, और प्रॉब्लम का मतलब क्या है। अब आते हैं हम पार्ट बी पर। पार्ट बी जो हमारा है वो ये है कि नारी सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था की शिथिलता में अंतर संबंध क्या बनते हैं, इंटर रिलेशन क्या बनता है, इंपैक्ट एरिया क्या बनता है। तो ध्यान दें, कानून नागरिकों के प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, कानून नागरिकों के विकास के लिए बनते हैं। यही दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। उसमें जब हम महिला की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन मुख्य है। अब अगर कानून व्यवस्था शिथिल है तो इसका सीधा इंपैक्ट जो पड़ना है वह पहला इंपैक्ट पड़ना है महिला सुरक्षा पर ही। महिला सुरक्षा पर इंपैक्ट पड़ने का मतलब क्या हुआ कि महिला अपने घर से बाहर निकले तो उसे यह भरोसा हो कि वो जो काम करने निकली है वह काम करके अपने घर सुरक्षित वापस लौट जाएगी। उसे डर न हो कि कोई चोर उचक्का या कोई और इस तरह का उसे बीच में डिस्टर्ब करेगा। क्या हम ऐसा समाज दे पाए हैं? क्या ऐसा कानून है, उसका इंप्लीकेशन क्या हम ऐसा दे पाए हैं कि जैसा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, शेर शाह के समय का कानूनगों ने जो किताब लिखी है उस किताब में उन्होंने कोट किया है कि शेर शाह के राज में कोई बूढ़ी महिला अपनी टोकरी में भर टोकरी सोने का गहना लेकर रात को भी कोई कहीं जा सकती थी और उसे कोई नहीं छू सकता था। क्या हमने आधुनिक समाज में, ये मेडिवल पीरियड की बात है, आधुनिक समाज में ऐसा कुछ किया है क्या? अर्थात वह चीज कब होगी कि कोई बूढ़ी महिला भी सर में गहनों की टोकरी लेकर रात को भी जा सके और उसे कोई छुए नहीं? ये तब होगा जब अपराधियों में कानून का खौफ हो। जब कानून व्यवस्था शिथिल होती है तो इसका पहला इंपैक्ट यह पड़ता है कि अपराधी कानून से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पहली जो मेजर फॉल आती है यहां पर वह है कि अपराधियों के मन से कानून का भय खत्म हो जाता है।
और जब ऐसा होता है कि अपराधियों के मन से कानून का भय खत्म हो जाता है, तो जब भी वो कानून तोड़ रहे होते हैं तो वो हिचकते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कानून है वो पंगु है, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ नहीं सकता तो वो कानून का बिगाड़ देते हैं। और सिर्फ कानून का बिगाड़े ऐसी बात नहीं है, वह समाज का बिगाड़ देते हैं। सिर्फ समाज का, उसके एक महत्वपूर्ण अंग नारी को कहीं भी प्रभावित कर देते हैं। तो महिला सुरक्षा प्रभावित होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि अपराधी ये समझ लेता है कि बहुत कुछ होना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होगा जेल जाएंगे, फिर बेल पे आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। कानून का भय खत्म होता है। दूसरी चीज की जब इसमें शिथिलता आती है, कानून का भय क्रिएट कब होता है? जब कानून यह साबित कर दे कि अगर तूने गलती करी तो तुझे गलती की सजा हम देंगे। जब वो शिथिल है कानून, जब वो अपना काम ठीक ढंग से कर नहीं रहा, वो एफआईआर नहीं ले रहा, या ले रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में पैसे खा करके अपने हिसाब से केस इतना कमजोर बनाता है कि अपराधी जाके वहां छूट जाता है। इवन ये सुनने को आता है कि पुलिस अपना डायरी भी समय से कोर्ट को नहीं देती है, चार्जशीट समय से नहीं जाता है। अगर ये चीजें ठीक से नहीं होती हैं तो कोर्ट भी क्या कर लेगा? जिस तरह से पुलिस सजा नहीं सुना सकती, उस तरह से कोर्ट अपराधियों को पकड़ नहीं सकता। ये दोनों मिलकर करेंगे तब होगा। अर्थात अगर अपराधियों के मन से कानून का भय खत्म होता है तो इसका अगला इंपैक्ट क्या होता है कि अपराधी मजबूत होते जाते हैं, प्रभावशाली होते जाते हैं, तो वो अनुसंधान प्रक्रिया को भी प्रभावित कर देने की हालत में होते हैं, और अदालती प्रक्रिया को भी प्रभावित कर देने की हालत में होते हैं। परिणाम ये निकलता है कि दोष सिद्धि का, जिसे कन्विक्शन कहा जाते हैं, कि दोष सिद्धि कम हो जाती है। अदालतों में मामले पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन अपराधी अपनी उम्र पूरी करके मर जाएगा तब तक सुनवाई चलती रहेगी और दोष सिद्धि हो नहीं पाएगी। यदि होती भी है तो नॉमिनल सजा मिलती है, नाम की। तो दूसरा इसका बड़ा असर पड़ता है कि दोष सिद्धि की दर कम हो जाती है। हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि ये कितनी है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है किसी चीज को। दोष सिद्धि की दर कम हो जाती है, और जब ये दर कम होती है, यानी जब अपराधी को लगने लगता है कि होगा क्या, कुछ नहीं होना, जब आप कन्विक्टेड नहीं होगे, सजा नहीं होगी आपकी, तो फिर वो क्या करेगा? उसका मन बढ़ेगा और वो अपराध करता जाएगा। शिकार कौन होगी? हम महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो उसका मन बढ़ जाएगा और दोष सिद्धि की दर कम होने का परिणाम होगा कि अपराध के दर में वृद्धि हो जाएगी। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वही चीज आपको बताया गया है कि प्रति घंटे 51 मामले दर्ज किए जा रहे हैं सिर्फ महिला के विरुद्ध अपराध को लेकर के, और ये बहुत बड़ी संख्या है। ये तब है जबकि सभी मामले पुलिस तक दर्ज होते नहीं, पुलिस दर्ज करती नहीं। तब अगर सचमुच में सभी मामले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के आने लगे और वो दर्ज होने लगे तो पता नहीं ये कहां जाएगा, गिनना मुश्किल हो जाए शायद। दूसरा जो असर होता है कि अगर आपकी कानून व्यवस्था शिथिल है तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस का काम कितना है कि अगर अपराध हो रहा है तो वहां पहुंचे, अगर बाद में रिपोर्ट हो रहा है तो समय से पहुंचे, एफआईआर ले, संभावित अपराधी को गिरफ्तार करे, अदालत के सामने पेश करे, फिर उसने जो अपराध किया है उसका इन्वेस्टिगेशन करे, और इन्वेस्टिगेशन करके समय पर चार्जशीट दायर करे। यहां तक का ही काम पुलिस का है। उसके बाद उसकी सुनवाई करना और उस पर सजा सुनाना, यह काम पुलिस का नहीं है, वह काम अदालत का है।
जब कानून ढीले ढंग से क्रियान्वित होता है तो होता क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया विलंबित हो जाती है, और न्यायिक प्रक्रिया विलंबित होने का अर्थ अन्याय होता है। विलंबित न्याय भी अन्याय ही होता है। और अगर हम बात करें अपने भारत के संदर्भ में तो कुछ एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, चीजें हमें बहुत ढेर सारी डिस्कस करनी है, लेकिन कुछ जो बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं उनको ले लें। आपको याद होगा निर्भया कांड। बहुत विभत्स कांड था, बहुत चर्चित हुआ था, इसने देश की संवेदना को झकझोरा था। 2012 में हुआ था, और जो उसका अपराधी था उस अपराधी को फांसी 2020 में मिली। 8 साल किस चीज का विलंब था? एक बच्ची को अपने न्याय तक पहुंचने में, एक परिवार को अपनी बच्ची के लिए न्याय हासिल करने में 8 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, तब उसे जाकर न्याय मिला। अब मिला, ये एक उदाहरण है कि चलो मिला, 8 साल बाद ही मिला। पहला प्रश्न कि 8 साल बाद क्यों मिला? हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कहां कमियां हैं? कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां शायद न्याय हुआ ही नहीं, या जो हुआ वो पता नहीं क्या था। एक मामला और, बिल्किस बानो कांड। यह भी देश का एक चर्चित अपराध था, हुआ 2002 में। और इसमें हुआ ये कि अपराधियों को सजा हुई, जेल हुई, और फाइनल रिजल्ट क्या रहा? तो वर्ष 2022 में अपराधियों की रिहाई हो गई। अब यदि ऐसा होता है या होता रहता है कि 2022 में 2002 में जिन्होंने किया उन्हें सजा हुई, जेल काटी उन्होंने, ये बात जरूर है, लेकिन वो 2022 में ले आके छोड़ दिया, तब जबकि आप उस पे जाएं, नेट पे जाएं और सर्च करें कि ये कितना घिनौना, कितना विभत्स, अमानवीय कांड था, और उसमें हम जेल दे के ही रह गए, बाद में अपराधी रिहा हो गए। अगर ऐसी प्रक्रिया हम बनाएंगे या उसका सेटअप हम लेके आएंगे तो कौन अपराधी डरेगा भाई? और फिर वो क्यों अपराध करने से खुद को रोकेगा? अब स्थिति क्या है भारत में, इसे समझें। हमारी अदालती प्रक्रिया की, जो आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यह कितनी पड़ती है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नहीं, फैक्ट है ये, है ना। फैक्ट क्या है कि दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ध्यान देंगे, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं उनकी बात हो रही है, मतलब सामान्य अदालतों की बात नहीं है। वो अदालतें होती हैं जिन्हें इसीलिए गठित किया जाता है कि भैया जल्दी सुनो मामला और जल्दी सजा दो, और वो भी कहां की? देश की राजधानी की, दिल्ली की। फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो 1562 दिन लगते हैं सजा होने में। 1562 दिन। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट से 1562 दिन में महिलाओं को न्याय मिलता है।
अगर पोक्सो की बात करें, पोक्सो एक्ट के तहत जो अपराध हो रहे हैं, तो पोक्सो एक्ट के तहत अपराध में 1717 दिन, ये क्या है? ये अपराध के सिद्धि की दर है, टाइमिंग है। किनकी? जो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहलाते हैं उनकी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जब ये हाल है कि उसे 3 से 4 साल लग जा रहे हैं, तो काहे का फास्ट ट्रैक भाई? पहली चीज। दूसरी चीज कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगर इतना समय लग रहा है, तो सामान्य अदालतों में जो मामले लंबित हैं, उन मामलों का क्या होगा? और वो कब आएंगे अपने मुकाम पर? यह जो हमारी अदालती प्रक्रिया है, यह सुनिश्चित कर देती है, आश्वस्त कर देती है अपराध करने वालों को कि भैया कर लो, हम हैं ना तुम्हें टरकाने के लिए। फांसी की सजा भी होगी तो 8 साल टलवा देंगे। ये हमारे वकील, हमारे न्यायालय के जो बहुत टफ प्रोसीजरिंग है, न्यायालयों की कार्य क्षमता की कमी है, इन सब चीजों का जो प्रभाव पड़ रहा है, वो ये पड़ रहा है कि अपराधी ये समझ लेता है, या वो उसका अनुभव बता रहा होता है कि गंभीर से गंभीर, संज्ञेय से संज्ञेय अपराध करे तो भी कानून में इतने दांव पेच मौजूद हैं कि वो उनका लाभ उठा करके निकल लेगा। पेंडेंसी कितनी है भारत में? ये तो मैंने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट का यह एग्जाम्पल। ओवरऑल भारत में मुकदमों का पेंडेंसी रेट, यानी लंबित रहने की दर कितनी है? तो ध्यान दें, जो पेंडेंसी रेट है वो है 95.5%। अर्थात 100 मुकदमे यदि जा रहे हैं तो उसमें 95-96 मुकदमे आप मान के चल सकते हो कि 95-96 मुकदमे तो पेंडिंग ही रहेंगे, वो मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं। यह हमारी न्यायिक प्रक्रिया की विफलता है, और इसका लाभ वे लोग उठा ले जाते हैं जिन्हें अपराधी कहा जाता है। और ये सब कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एक तरफ जिन्हें सजा दिलवाना है वह भी सुस्त, लापरवाह या बेपरवाह हैं, और जिन्हें देना है वह भी बेपरवाह है। हम इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कहेंगे तो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो हम बस इतना कहेंगे कि बेपरवाह है। लेकिन गड़बड़ तो है ना, शिथिलता एक लेवल पे हो तो उसे ठीक किया जाता है, यहां कूप में ही भंग पड़ी हुई है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? ये स्थितियां हैं हमारी। अब अगली चीज कि जब ऐसा होता है कि एक लड़की को, एक नारी को यह लगता है कि पुलिस भी उसके साथ नहीं है और अदालतों में भी उसे न्याय नहीं मिलेगा, और सिर्फ उसको ही नहीं, उसके पिता को, उसके भाई को, सबको लगने लगता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि महिला को या लड़की को जो अवसर मिलने चाहिए आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, उन अवसरों में कमी आ जाती है। एक पिता देखता है कि उसकी पुत्री उसके आंखों के सामने रहे, वह सुनिश्चित करता है कि शाम होने से पहले या समय से घर लौटे, क्योंकि उसे इस समाज ने उतनी सुरक्षा, इस पुलिस ने उतनी सुरक्षा, इस कानून ने उतनी सुरक्षा, इन अदालतों ने उतनी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई है, वह भयमुक्त निडर वातावरण नहीं दिया है कि वह अपनी पुत्री को कह सके कि बेटे जब मन करे तब आना, जाओ काम करो, रात को 12 बजे लौटो, 2 बजे लौटो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता। नहीं होता तो परिणाम क्या होता है कि सामाजिक स्तर पे सबसे बड़ा असर जो पड़ता है
वो है शिक्षा की कमी का। बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया, अहमदाबाद गुजरात भेज दिया, जो उससे आगे हैं वो लंदन कैम्ब्रिज पता नहीं कहां कहां भेज देते हैं। बेटी को भेजना है तो फिर सोचना पड़ता है, मम्मी साथ में जाएगी तो जाएगी। ऐसा सिर्फ सामाजिक रूढ़ियों के कारण है, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारी कानून व्यवस्था की विफलता के कारण है कि एक गार्जियन अपनी पुत्री की सुरक्षा को लेकर के निश्चिंत नहीं रह पाता। भाई ये दिक्कत है। कानून व्यवस्था शिथिल होती है तो शिक्षा की कमी, क्योंकि तब उसे अपनी आंखों के सामने रख के पढ़ाया लिखाया जाता है, और मोस्टली समाज में यही हो रहा है। उसी तरह से यदि उसे नौकरी करनी है तो नो डाउट समय के साथ कुछ छूटें मिली हुई हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप गौर करिएगा कि वो कहां आगे बढ़ रही हैं, कौन से सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं वो। तो आज भी हमारा समाज नेचर में प्रोटेक्टिव है महिलाओं की नौकरी को लेकर के। कहां उनकी नौकरी मिल रही है? तो भाई वो हम समझते हैं कि शिक्षक बन जाए, वो हम समझते हैं कि डॉक्टर या नर्स बन जाए, वो हम समझते हैं कि एयर होस्टेस बन जाए वो। हम इन्हीं भूमिकाओं में उसे बांध कर रखे हुए हैं। और जानते हैं, भोजपुरी में एक कहावत है, सियरा तो उहे हो पोछिया रंगौले बा। आप अगर गौर करेंगे ना, जो महिलाओं को ये रोल मिले हैं आधुनिक स्तर पर, ये वही रोल है जो पारंपरिक स्तर पर उसका घर में है। वो घर में बच्चों को पढ़ाती है, जरूरत पड़ने पर अपने परिवार की सदस्य की तबीयत खराब होने पर सेवा करती है। एयर होस्टेस मतलब क्या? खाना बना के खिलाती है, देख रेख करती है। मॉडर्न हुआ है, रोल वही है। और ऐसा क्यों है? उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है कि परिवार समाज सुनिश्चित नहीं है, वो निश्चिंत नहीं है कि बेटी को हम किसी और टफ काम में भेजें तो सब कुछ ठीक होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब कानून व्यवस्था शिथिल होती है तो एक असुरक्षा की भावना जो हमारे दिमाग में आती है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है, वह महिलाओं को अवसरों के लेवल पर बराबरी नहीं दे पाती। उसके अवसर सीमित हो जाते हैं, कुछ सीमित दायरे बन जाते हैं जिसमें रह करके उसे आगे बढ़ने की अनुमति परिवार देता है। और परिवार ऐसा सिर्फ उसकी असुरक्षा के कारण करता है। अर्थात शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। कहां पर आकर बाधा बन जाता है वो? जब एक पिता, एक भाई यह समझता है कि उसकी पुत्री या उसकी बहन कहीं भी जाए, किसी समय जाए और कभी भी लौटे, कोई भय नहीं है, तो न इनके आसमान खुलेंगे। तब न दिल में वो भाव आएगा कि कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधी पायल, आज चली, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये तब होगा। वह भयमुक्त वातावरण देने का काम कानून व्यवस्था का है, और शिथिलता के कारण वह भयमुक्त वातावरण ये कानून व्यवस्था नहीं दे पाती है। परिणाम ये होता है कि महिलाओं को जहां पहुंचने की क्षमता है वहां तक वो नहीं पहुंचती, अवसरों से वंचित हो जाती हैं। अब इन सब चीजों का प्रभाव क्या पड़ता है? ये आज की बात नहीं है कि मैं आज की बात कर रहा हूं, सदियों से यही होता आया है, और शायद पता नहीं आगे कब तक ये होगा। इसका असर महिला की थिंकिंग पर क्या पड़ता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक को तो छोड़ ही दीजिए,
शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही होता है। शरीर अगर बीमार होता है तो स्वस्थ हो जाता है, मन यदि बीमार होता है तो वो और बीमार होता चला जाता है। और ये मन महिला का कितना बीमार है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल है कतविधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हु सुख नाही। सपने हु सुख नाही, ये निबंधों में और आम जीवन में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत बड़ा एक प्रोवर्ब बन चुका है कि पराधीन सपने हु सुख नाही। इतना तो हर लोग लगभग जानते हैं, पराधीन सपने हु सुख नाही, बोलते भी हैं अलग अलग संदर्भों में। लेकिन उसके पहले वाली लाइन बहुत कम लोग बोलते। कतविधि सृजी नारी जग माही, और उससे भी कम लोग जानते हैं कि ये बात बोली कहां गई है, किसने बोला है। आप महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का जो एरिना बनता है ना, उसको समझेंगे इससे। दशरथ ने आदेश कर दिया है कि राम वन को जाएंगे। जब राम के वन गमन की बात सीता सुनती हैं तो सीता ये तय करती हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी। सीता अब माता कौशल्या से अनुमति लेने जाती हैं कि माता मुझे अनुमति दें कि मैं अपने पति के साथ उनके साथ जंगल जाऊं। ये माहौल है, और इस माहौल में, इस माहौल को देख करके कौशल्या जी कहती हैं कतविधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हु सुख नाही। किसने कहा? दशरथ की पटरानी ने, भविष्य की होने वाली राजमाता ने। यह किसी आम व्यक्ति का कथन नहीं है। एक रानी होने पर, रानियों में भी सबसे मुख्य रानी युवराज की माता यानी राजमाता, राजमाता भी महसूस करती है कि वह पराधीन ही है। उसे ये एहसास है कि वह पराधीन है, क्योंकि जो फैसले ऊपर से हो चुके हैं उन फैसलों को चेंज कर देने की क्षमता राजमाता में भी नहीं है। और तब उसके हृदय से यह दर्द निकलता है कि किस विधि से नारी का सृजन हुआ, विधाता ने किस रूप में। कत विधि सृजी नारी जग माही, किस विधि से नारी का सृजन किया विधाता ने कि हमें ऐसा बना दिया कि चाहे जो हो हम पराधीन ही रहेंगे। कथन महत्वपूर्ण है, लेकिन कथन से ज्यादा महत्वपूर्ण कहने वाली है। जो राजवैभव की स्वामिनी है उसके मुंह से ये बात निकलती है। इसका असर क्या पड़ता है? पराधीन सपने हु सुख नाही। असर क्या पड़ता है? असर पड़ता है कि महिलाओं का आत्मबल कमजोर हो जाता है। और जब महिलाओं का आत्मबल कमजोर होता है, यानी पराधीनता क्या करती है? उनके आत्मबल को कमजोर करती है। आत्मबल कमजोर होता है, और यह वह चीज होती है जो किसी भी लड़ाई की पहली शर्त होती है। और वह पहली शर्त ही महिलाओं के संदर्भ में पूरी नहीं हो पाती। महिलाओं के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि चल रहे हैं, क्या पता हमारे बगल में जो बैठा हमारा दोस्त है, जो हमें दोस्त कहता है, वो कितना लॉयल है और कितना रिलायबल है, वो खुद भी नहीं जानती होती है। बाकी तो राह चलते अपराधियों की बात छोड़ दो। इस तरह का माहौल जो क्रिएट हुआ है, उस माहौल को क्रिएट करने में
हमारी इस कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये सख्ती से काम कर रही होती और उचित समय पर उचित इलाज दिया जा रहा होता तो रोग इतना बढ़ता नहीं। जितना कि अब बताया जा रहा है कि 51 मामले प्रति घंटे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के दर्ज किए जा रहे हैं। अब क्यों ऐसा है? क्यों कानून व्यवस्था शिथिल है? महिलाओं की स्थिति कमजोर है, वो एक अलग मुद्दा हो गया। ये कानून व्यवस्था क्यों शिथिल है? भाई सब कुछ तो ठीक ही ठाक है, तो कानून व्यवस्था शिथिल क्यों है? थोड़ी सी चर्चा हमें इस पर भी कर लेनी होगी कि कानून व्यवस्था क्यों। यानी हम अगले पार्ट पर बढ़ रहे हैं कि ये देखें, कत्य सृजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही। पार्ट सी पर हम आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था शिथिल क्यों। क्या रीजन है भाई? कानून बना ही है, ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, पुलिस की भर्तियां हो ही रही हैं, सब कुछ तो हो रहा है, फिर शिथिलता का कारण क्या? अब समझिए, सबसे पहला और बेसिक कारण हमारे समाज की सोच है। आप इस बात को समझो कि जो कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं वह लोग भी तो इसी समाज से आए हैं। यानी जो पुलिस है, जो जजेज बैठे हुए हैं, वह भी तो इसी समाज के लोग हैं, इसी मानसिकता और इसी संस्कार में पले हुए लोग हैं। तो सोच की दिशा उनकी भी बाकियों से अलग होगी ऐसा नहीं है, उसे अलग किया जाएगा तब अलग होगी, क्योंकि लेके तो वो भी वही आए हैं जो आप लेके आए हो मन में। अर्थात सबसे पहली चीज है, समाज में जो प्रचलित रूढ़ियां हैं महिलाओं को लेकर के, वह सभी रूढ़ियां इनमें भी होती हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो जजों की कुर्सी पे बैठने वाले लोग होते हैं। और उसमें जो सबसे प्रमुख चीज है वह जानते हैं क्या है? हमारे समाज में एक धारणा प्रचलित है, पता नहीं किसने प्रचलित करी, लेकिन है और प्रिवेल कर रही है। हमारा समाज डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कि वो अच्छी महिला है। फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो बुरी महिला है। और ये अच्छी महिला और बुरी महिला की जो अवधारणा है, उसमें जब महिला कोई किसी जुर्म का शिकार होती है तो आम तौर पर हमारा समाज भी, कतिपय मामलों में पुलिस भी, और अधिकतर मामलों में अदालतों में वकील उस महिला को, जो कि विक्टिम है, उस महिला को उसी को दोषी ठहरा देते हैं या ठहराने की कोशिश करते हैं। हमारे समाज में भी अगर किसी बच्ची के साथ कुछ होता है तो पहला प्रश्न जो हमारे समाज के दिमाग में कौंधता है कि वो लड़की कैसी है। ये अजीब सा प्रश्न है भाई। वह चाहे जैसी लड़की हो, वो कैसी लड़की है इस आधार पे तय करेंगे कि उसके साथ जो जुर्म हुआ वो कम है कि ज्यादा। लेकिन हम कर रहे हैं भाई, हम अपने समाज में कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई भी मामला आता है, तो पहले समाज यही तय करता है कि वो वैसी ही होगी, वैसी। अब उस वैसी के बहुत अर्थ हैं और हम अदालतों से पहले ये निर्णय दे देते हैं कि वो वैसी ही होगी। और हमसे हमारा मतलब वहां पर सिर्फ हम लोग नहीं है,
इसी हम में से निकल के कोई पुलिस बना है, इसी हम में से निकल के कोई जज बना है, वो क्या अलग सोचेगा। यह अच्छी महिला और बुरी महिला की जो परिभाषाएं हमारे समाज ने तय करी हैं, उन परिभाषाओं का आधार क्या है? उसकी यौन सुचिता। चाहे बाकी जो चीज उसमें हो, अगर वह यौन सुचिता की रक्षा नहीं करती तो वो बुरी महिला हो गई। हालांकि पुरुष पर यही पैरामीटर सेम लागू नहीं होता। वो रक्षा करे न करे वो अच्छा पुरुष होता है, लेकिन महिला पर यह जिम्मेवारी डाली गई है कि वो अपनी यौन सुचिता की रक्षा करे, और नहीं किया तो वो बुरी महिला, वो वैसी ही होगी। यह फीलिंग, यह सोच, ये कंसेप्ट महिलाओं को पुलिस और कानून तक पहुंचने ही नहीं देता। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यह कितना गंभीर मसला है। 2020 का एक केस सर्वे है। 2020 का एक केस सर्वे है जिसमें उन महिलाओं को सर्वेयर ने टच किया जिनके साथ कुछ हुआ था, और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया कि नहीं किया। रिपोर्ट में जो बात आई वह बात यह थी कि वे महिलाएं जो कि यौन उत्पीड़न का शिकार थीं, उसमें से मात्र 16% महिलाओं ने, जो कि किसी किस्म के सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार थीं, 16% महिलाओं ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज की। ये एफआईआर के लिए गई। तो सर्वेयर के मन में एक ख्याल आया कि यार ये तो बड़ा अजीब डेटा है, उत्पीड़न इतने हो रहे हैं और 100 में से 16 महिलाएं ही जा रही हैं पुलिस के पास, बाकी क्यों नहीं जा रही हैं? उसके दिमाग में ये प्रश्न आया कि यार इस पर जांच करने की जरूरत है, क्यों नहीं जा रही। तो शेष जो हिस्सा बना, बाकी में का जो शेष हिस्सा है, उस शेष हिस्से पर उसने सर्वे किया कि भाई गए क्यों नहीं। तो जानते हैं उसमें 40% महिलाओं ने कहा कि शर्मिंदगी के कारण नहीं गए, लाज लगी, नहीं गए। उसमें से 38% महिलाओं ने यह कहा, ये पुलिस के लिए शर्मिंदगी का विषय है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। 38% महिलाओं ने यह कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, यानी भरोसा ही नहीं है कि कानून उनका उन्हें न्याय देगा, पुलिस पर भरोसा नहीं। और 32% महिलाओं ने यह कहा, सॉरी 34% महिलाओं ने, कि ऐसा करना, कैसा करना, एफआईआर करना अपमानजनक होगा। यानी अगर हम ऐसा करते हैं तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, अपमानजनक लगा। अब इसमें भी इससे जो महत्वपूर्ण बात है उसे समझे। इससे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये डेटा इंडिया का नहीं है। अभी तक आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि ये तो इंडिया की बात है। नहीं, ये शर्मिंदगी के कारण नहीं गए, पुलिस पे भरोसा नहीं है, या ऐसा करने से समाज में प्रतिष्ठा का हनन होगा, आपको लग रहा होगा भारत की बात है ना। जी नहीं। इसका सबसे इंटरेस्टिंग इस डेटा का जो पहलू है, या आश्चर्यजनक कह लें, कि यह जो पूरी घटना है और जो पूरा सर्वे है यह ब्रिटेन का है। ये ब्रिटेन का सर्वे है मेरे भाई, अर्थात
ये भारत का सर्वे नहीं है, ब्रिटेन का सर्वे है 2020 का। और आप जब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप भारत की ही बात सुन रहे हो, अंत में आपने जाना कि ब्रिटेन की बात है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत हो चाहे ब्रिटेन, पुरुष समाज की सोच महिलाओं में, महिलाओं के प्रति एक जैसी है, उसमें बहुत का अंतर नहीं है। और उसी पुरुष समाज के लोग पुलिस में बैठते हैं, अदालतों में बैठते हैं, जज होते हैं, वकील होते हैं, सारी प्रक्रिया का संचालन उन्हें ही करना है, तो दृष्टियां भी वही रहेंगी, नजरिए भी वही रहेंगे। अगली चीज, कि जब ऐसा होगा तो जो पुलिस तंत्र काम कर रहा है, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि भैया तुम्हें महिलाओं के अपराध को रोकना है, तो उस पुलिस तंत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर के संवेदनशीलता ही नहीं होगी। या अगर मान लें जो नए लड़के जा रहे हैं, नए ढंग से पढ़ लिख के जा रहे हैं, उनमें कुछ संवेदनशीलता होगी। हम ये नहीं कह रहे कि सारी पुलिस असंवेदनशील है, उसमें कुछ लोग होंगे जो अच्छे होंगे, जिन्हें ये दर्द, उनको भी महिलाओं का दुख उन्हें भी कुछ दुख देता होगा, ऐसे कुछ लोग होंगे। लेकिन अभी जो आपने ब्रिटेन का डेटा पढ़ा है, भारत का तो छोड़ दो भैया, ब्रिटेन का डेटा है जिसमें महिलाएं ये कह रही हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस क्या कर लेगी, हमारे साथ तो जो होना था हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब महिला कोई शिकायत लेके पहुंचती है तो जो संवेदनशीलता पुलिस को दिखानी चाहिए, जो सजगता पुलिस को दिखानी चाहिए, जो गंभीरता पुलिस को दिखानी चाहिए, वह पुलिस तंत्र में नहीं है। तो वो उसका रूटीन वर्क है, और जिस तरह बाकी रूटीन वर्क निपटा रही है, उसी तरह से वो महिलाओं के रूटीन वर्क भी निपटा रही है। उसके लिए वो रोज रोज की बात हो जाती है। तो रोज रोज की बात हो जाने का अर्थ ये होता है कि वो दर्द पैदा नहीं करती। फिर एक ही दर्द जब दिन भर में 100 बार होगा ना, तो धीरे धीरे उस दर्द की संवेदना कम हो जाती है। पुलिस भी रोज उसी चीजों से निपट रही है, तो पुलिस में भी पर्टिकुलर किसी महिला के साथ जो हुआ, उससे उसके मन पे क्या गुजरा, उस महिला के मन का प्रभाव पुलिस पर पड़ता नहीं है। यदि पड़ता तो सजगता होती, संवेदनशीलता होती, लेकिन वह संवेदनशीलता नहीं है, या कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जो कि शिथिल कानून व्यवस्था का एक बड़ा कारण है। अगली चीज कि जब पुलिस संवेदनशील नहीं होगी अपराधों को लेकर के, तो इन्वेस्टिगेशन का काम उसी का है। कोई शिकायत लेके पहुंचेगा, वो एफआईआर ले भी लेती है, तो अगला काम होता है उसे पुलिस को अपराधी को जेल तक भिजवाना। और जेल तक भिजवाने के लिए जरूरी क्या होता है कि जो सबूत वो इकट्ठा करे और जो जांच वो करे, वह इतना सॉलिड हो कि अदालत में केस बने और अपराधी को अपराधी को अन्याय के लिए सजा मिले। अब वह जो तरीका है जिसके जरिए साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है और जांच में जो तकनीकी कुशलता चाहिए, हमारी पुलिस पारंपरिक ढंग से काम कर रही है। हालांकि अब धीरे धीरे चीजों को थोड़ा बहुत बदला जा रहा है, हालांकि अभी थोड़ा बहुत ही बदला है। मुख्य बदलाव तकनीक का नहीं होता, मुख्य बदलाव तकनीक के प्रति सोच का होता है, और वह बदलाव अभी नहीं है। जब भी आपके सामने कोई मैटर आता है तो उस मैटर पर आपका रिएक्शन कैसा होता है। भाई एक डॉक्टर है, उसके सामने कोई पेशेंट आया तो दो तरीके हो सकते हैं। वो अपने अनुभव के आधार पर तय कर ले कि फला फला बीमारी है। दूसरा कि वो टेस्ट लिखते कि जाओ टेस्ट करा के ले आओ, डायग्नोस करेंगे उसके बाद। अब इसमें से कौन सा तरीका पुलिस अपना रही है? तो अभी भी अधिकतम तरीका वो अपने अनुभव के आधार पे एक निष्कर्ष पे पहुंच जाती है। हमें पुलिस को इस बात के लिए ट्रेंड करना होगा कि भैया सबूत ऐसे इकट्ठे करो कि अपराधी सजा पाए। जांच का तरीका टेक्निकली इतना साउंड हो कि उसे कोई मना ना कर पाए, कोर्ट में चलनी चाहिए चीज। अगर ये नहीं हो रहा है
अर्थात साक्ष्य संग्रहण और जांच में तकनीकी रूप से अक्षमता दिख रही है, तो कानून व्यवस्था तो शिथिल होगी ही होगी। अगली चीज, कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि पुलिस ने जो भी जांच किया शानदार किया, टेक्निकली किया, जो भी पेश किया सब कुछ किया। अब उसके बाद मामला अदालतों में पहुंचेगा, यहां तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये क्यों लगती है तारीख पे तारीख? क्योंकि अदालतों पे मुकदमों का इतना बोझ है, 4 करोड़ केसेज पेंडिंग है अदालतों में। जरूरी ये है कि आप अदालतों की संख्या बढ़ाओ, जजों की संख्या बढ़ाओ, ताकि इफिशियंसी बढ़े, ताकि तारीखें कम पड़े। अब जो मुकदमे निपटे नहीं और नए आ गए, तो न्यायपालिका पर मुकदमों का जो बोझ है, यह बोझ न्यायपालिका में अक्षमता पैदा कर देता है, और उस अक्षमता का परिणाम यह होता है कि सजा में शिथिलता आ जाती है, और सजा में शिथिलता का अर्थ होता है न्याय में विलंब। और तमाम ऐसे मामले आपकी आंखों के सामने गुजरे होंगे जहां 20 साल 25 साल मुकदमा चला और अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया गया। अब यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी, तब तक हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि कानून व्यवस्था इतने सशक्त ढंग से काम करेगी कि महिला को वो सुरक्षा दे पाए ताकि वो अपने अवसरों पर आगे बढ़ जाए। यहां ये दिक्कत है। अब प्रश्न ये कि करना क्या होगा, अर्थात हम अपने निबंध के अगले सेक्शन पे जा रहे हैं कि करना क्या होगा, क्या करें भाई, प्रभावी क्रियान्वयन तो होना चाहिए ना। तो हमें अब समाधान के उपायों की तरफ, अर्थात शिथिल है कानून व्यवस्था और ये इंपैक्ट कर रही है बहुत चीजों को, जिसमें एक चीज है नारी सशक्तिकरण। तो हमें क्या चीज करनी होगी? तो ध्यान दें, पहला तो बेस है कानून का प्रभावी क्रियान्वयन। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन का मतलब क्या? क्या करें कि कानून जैसा है उससे बेहतर हो जाए? तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां लैक्स हैं वहां काम करना होगा। अर्थात जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है, उस आपराधिक न्याय प्रणाली को हमें तेज करना होगा। आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त करना जरूरी है। ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, सशक्त करना, ताकि अपराधी ये समझे कि अगर एक बार वो आ गया पुलिस की गिरफ्त में तो उसका अपराधी वाला कैरियर बर्बाद हो जाएगा। उसे ये समझ में आना चाहिए। और ये तभी होगा जब जो हमारा सिस्टम है जिसके जरिए हम अपराधियों को सजा दिलवा रहे हैं न्याय का, उसे बेहतर किया जाए। अर्थात क्विक सिस्टम हो जिसके जरिए हम अदालतों को यह निर्देशित करें कि भैया एक विदिन एक टाइम फ्रेम में आप अपने फैसले सुनाओ। जब टाइम फ्रेम में फैसले आने शुरू होंगे ना, तब अपराधियों के दिमाग में कौंधेगा कि अब पहले वाला नहीं चलने वाला। दूसरी चीज कि इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो भाई जितना भी फास्ट ट्रैक कोर्ट आप गठित कर सकते हो करो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, अर्थात हमें ऐसी अदालतों की जरूरत है जो निर्धारित समय प्रक्रिया के भीतर अपनी इस फैसले सुनाने के लिए मजबूर हों, या कम से कम प्रतिबद्ध हो। हम न्यायालय को मजबूर नहीं कह सकते, प्रतिबद्ध हो। साथ में अपराधों के हिसाब से विशेष न्यायालयों का गठन। कुछ तो वर्गीकरण हम कर सकते हैं ना अपराधों के संदर्भ में।
और कुछ को छोड़ो, महिला अपराधों के लिए अलग से तो हम अदालतें बना सकते हैं। तो विशेष अदालतों का गठन किया जाए, सामान्य अदालतों से ये काम ले लिए जाएं और विशेष अदालतों के जरिए ये काम किए जाएं, ताकि सामान्य अदालतों में जो मुकदमे का बोझ है, उस बोझ का जो प्रभाव पेंडेंसी के रूप में आता है, उसे हम मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। समय पे सजा दिलाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अगली चीज कि हमें सिर्फ अदालतों को ठीक करने भर से नहीं होगा, हमें अपनी पुलिस को भी ठीक करना होगा। और पुलिस को ठीक करने में क्या है, जो चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी कि पुलिस को ठीक करने में क्या है, तो हमें पुलिस से अपेक्षा यह है कि महिलाओं के अपराधों के प्रति वो विशेष संवेदनशील बने। तो हमें पुलिस की ट्रेनिंग प्रक्रिया में अपनी पुलिस को यह सिखाना होगा कि यदि कोई महिला तुम्हारे पास आती है तो तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा और तुम्हारा कोड ऑफ रिस्पॉन्स क्या। अर्थात पुलिस को महिला अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। पुलिस को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति विशेष प्रशिक्षण, और ये प्रशिक्षण विशेष रूप से क्यों जरूरी है, क्योंकि वह बच्चा भी जो कि पुलिस बन के आया है, वह भी इसी समाज से निकल करके आया है। उसमें भी वही सोच, वही रूढ़ियां होगी जो हम बाकी लोगों में हैं। इसीलिए हम उससे किसी अलग व्यवहार की आशा नहीं कर सकते तब तक, जब तक कि हम उसे अलग तरीके से ट्रेंड न कर दें। तो हमें ये काम करना होगा पुलिस के तौर पर, विशेष तौर पर। अगली चीज कि पुरुष पुरुष है, वह पुरुष की तरह ही सोचेगा। ऐसा अगर हम मान लें तो इसका एक दूसरा इलाज भी है कि पुलिस बल में हम महिलाओं को लें, अर्थात कोई तो हो जो उसके जैसा दर्द झेलने वाला हो, तो शायद पुलिस की संवेदनशीलता और कोर्स ऑफ एक्शन चेंज होगा। यानी महिला पुलिस अनिवार्य होनी चाहिए। आप बिहार के संदर्भ में देख रहे हो कि यह काम शुरू हो चुका है और शानदार तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है कि महिला पुलिस को हर थाने में होना जरूरी है कि यदि कोई महिला आती है कोई शिकायत लेकर के और सिर्फ पुरुषों से भरा थाना है, तो ऐसी भी घटनाएं आपने सुनी होंगी कि एक अत्याचार से पीड़ित होकर आई और थाने में फिर उसके साथ अत्याचार हो जाता है। इतने संवेदनशील हमारे पुलिसकर्मी हैं, ऐसी कई घटनाएं सुनने को आई हैं। तो कम से कम महिला पुलिसकर्मी रहेगी तो कुछ तो लिहाज रहेगा। दूसरी चीज की जो उनकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों को समझ पाने की सलाहियत महिला पुलिसकर्मी में बनिस्बत पुरुष के ज्यादा होगी। तो हम महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करें, साथ में प्रत्येक थाने में अलग से एक महिला हेल्प डेस्क बनाया जाए। यदि कोई महिला किसी थाने में आती है तो उसे वहीं पर जाए, वहां पर जाए जहां महिला अटेंड करे, महिला पुलिसकर्मी अटेंड करे, उसकी समस्याओं को सुने, उसका एफआईआर, मान लीजिए कि एफआईआर फाइनली जहां ली जाती है वहां ली जाए, लेकिन कम से कम वो अपनी बात कह तो पाए। तो पुलिस के स्तर पर हमें समाधान की जरूरत है, पुलिस के सोच में बदलाव की जरूरत है। अगली चीज कि समय के साथ अपराधों के तरीके बदले।
तो अपराधों के तरीके जब बदले हैं तो हमारे अनुसंधान का तरीका भी बदलना चाहिए, और यदि हम नहीं बदलते हैं तो हम बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश भी रखते हो, अगर भावना भी रखते हो, तो बहुत बेहतर कर नहीं पाएंगे। अर्थात समय के साथ तमाम तरह के अगर भौतिक अपराध भी हो रहे हैं तो भाई हमारा जो फॉरेंसिक साइंस है, ये फॉरेंसिक साइंस ठीक होना चाहिए। हमें अपने यहाँ जो भी लोग नियुक्त किए जा रहे हैं पुलिस में, पर्टिकुलर फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट लो, जो हर थाने में नहीं है। अगर कहीं विशेष दर्याप्त करनी है, जांच करनी है, तो अलग से उनको बुलाना पड़ता है। फिर जितनी सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ती जाएगी, अपराधों पर नियंत्रण उतना संभव होता जाएगा। उसी तरह से आपातकालीन हेल्पलाइन, ऐसी कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए जहां पर कभी भी कॉल करके और पुलिस को कॉल किया जा सके कि भाई मेरे साथ ये बर्बरता हो रही है, आप आओ, और पुलिस वहां पर क्विक रिस्पांस के रूप में पहुंचे, इस पर काम हो रहा है ना। उसके साथ समय के साथ अपराधों के चरित्र में बदलाव आया है। अब साइबर अपराध होने लगे हैं, साइबर स्टॉकिंग होने लगी है, साइबर मॉलेस्टेशन, साइबर ब्लैकमेलिंग, तमाम तरह की चीजें आ गई हैं अपराध में, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो जहां से साइबर अपराधी बैठ के अपराध कर रहा है, उसको ट्रैक करने का कोई सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तो हमें साइबर ट्रैकिंग पर काम करना होगा कि हम अपराधी को जहां से वो काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, वहां पर हम उसे पकड़ लें। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन में, ये सब कुछ चीजें किस चीज की हैं? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जितना बेहतर तरीके से आप काम करोगे, जितना बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, उतना बेहतर रिजल्ट पुलिस के संदर्भ में, इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में बेहतर रिजल्ट क्या होता है? अपराध के कारणों की जांच करना, अपराधी का पता लगाना, जिस चीज से अपराध किया है, अगर वो कोई मर्डर वगैरह का मामला है तो वेपन्स वगैरह तलाशना, ये जितनी चीजें हैं, या जो भी गवाह सबूत इकट्ठा करना है, ये जितनी चीजें हैं, आप जितना बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट उतना बेहतर आने की संभावना है। और समस्या ये है कि हमारे थाने में बैठे लोगों को कंप्यूटर भी अगर चलाना होता है ना, तो एक एक उंगली से कीबोर्ड दबाते हैं। अब ऐसे लोगों से हम बहुत आशा नहीं कर सकते। तो हमें नई पौध को प्रशिक्षित करना होगा जो आधुनिक संचार साधनों से और संचार तकनीकों से परिचित है, ताकि वो इन चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। अब प्रश्न ये है कि हमने ये चर्चा कर ली कि ठीक है, चलो मान लिया हमने अपने पुलिस को प्रशिक्षित कर लिया, हमने अपने प्रौद्योगिकी को ठीक ठाक कर लिया, लोगों की मानसिकताओं को भी, पुलिस की मानसिकता को बदल लिया, ये सारी चीजें हो गई। अर्थात ओवरऑल अगर हमने अपने शिथिल कानून व्यवस्था को ठीक कर लिया तो नारी सशक्तिकरण हो जाएगा। क्या यही एकमात्र उपाय है? तो ध्यान ये देना है कि नारी सशक्तिकरण के मार्ग में शिथिल कानून व्यवस्था एक बाधा जरूर है, लेकिन एक बाधा है, और ऐसी कई बाधाएं हैं जिन्हें पार करना है महिलाओं को अपने आप को सशक्त करने के लिए। यानी हम ये रिजल्ट देकर यदि रुक जाते हैं निबंध में कि हाँ, शिथिल कानून व्यवस्था के कारण फला फला चीजें होती हैं, जिसके कारण महिला, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि महिला अपने अवसर, सशक्तिकरण की बाधा का मतलब क्या हुआ? जो अवसर मिलने चाहिए उस अवसर तक वो पहुंच नहीं पाती है, और ऐसा है भी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून व्यवस्था को ठीक कर देने मात्र से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। हाँ, उसे भी करना पड़ेगा, लेकिन कुछ और भी करना पड़ेगा।
अब यहां देखें, जहां सबसे जरूरी परिवर्तन की जरूरत है वह है सामाजिक मानसिकता में बदलाव। आपके सामने कविता की कुछ पंक्तियां हैं। पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, हो कटीली आंखें गीली, लकड़ी सीली, तबीयत ढीली, घर के सबसे बड़ी पतीली, भर भर भात पसाइए। कवि क्या कह रहा है? पढ़िए गीता, अब बनिए सीता। हमने अपने महिलाओं को यही सिखाया है, गीता रामायण बाँचो और सीता की तरह अपने पुरुष की अनुगामिनी बन के रहो। चलो दूसरा अर्थ लेते हैं, पढ़ा लिखा लिया, फिर इन सब में लगा पलीता, सबको खत्म करो, और किसी मूर्ख की हो परिणीता, परिणीता मतलब विवाहिता, निज घर बार बसाइए। ले देखे हम क्या अपने समाज में बच्चों को, बच्चियों को विशेष करके बताते हैं कि कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, किचन वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा ही रहने वाला है, या इतना पढ़ के क्या करोगी, अंत में तो खाना ही बनाना है ना, ये सिखाते हैं। स्थिति क्या होती है उसकी कि निज घर बार बसाइए, और उसके बाद क्या, जीवन से मुलायमियत, नरमी खत्म हो जाती है। वो रूखे रूखे चेहरे, होए कटीली, आंखों में आंसू, और वह आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते। सीली लकड़ी, भीगी हुई लकड़ी को फूंक मार के जलाती हुई महिला, जिसके आंखों से आंसू, नाक से भी आंसू निकल रहे हैं, और तबीयत खराब है, तबीयत ढीली, और घर के सबसे बड़ी पतीली, भर भर भात पसाइए। ये समाज बनाया है हमने। अब प्रश्न ये है कि ये समाज जो हमने बनाया, जिसमें कि हम मान के चलते हैं कि जो हमारे घर के काम होंगे वो महिला करेगी, और जो बाहर के काम होंगे वो पुरुष करेगा, ऐसा कैसे हो गया? पुरुष ऑक्युपाई करता गया और महिला छोड़ती गई, और आज भी छोड़ती जा रही है। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो वही समाज महिला पर तमाम तरह के लांछन लगा करके, या उसकी क्षमता पर संदेह करके, या सवाल उठा के उसे फिर पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर इस सामाजिक मानसिकता को हम बदल पाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसमें बदलाव नहीं लाया जाता है, तो ऊपर के जितने बदलावों की हमने चर्चा करी है ना, वो सब व्यर्थ हैं और बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे। क्यों? तो समझिए, है क्या इस पूरी सोच में एक पितृसत्तात्मक सोच है, और हम अपने घर, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि लड़की हो तो लड़की की तरह रहो। अब प्रश्न ये कि लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, अब इसमें लड़की की तरह रहने का क्या मतलब होता है? तो हमारे समाज ने लंबे समय से, लंबे प्रशिक्षण के दौरान लड़की की तरह होने का एक विशिष्ट अर्थ तय किया है। लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, मतलब आप अगर कुछ कहें तो वो जवाब न दे, आप अगर डांटें तो सर झुकाकर चली जाए, प्रतिरोध न करे। आप चाहें उसे जितना सुनाते रहें, वो पलट के आपको कोई उत्तर न दे, वह कोई प्रतिरोध न करे। उसके विरुद्ध यदि कोई कहता है, कोई छीटाकशी तानाकशी करता है, चुपचाप सर झुका करके चली जाए। वह सहनशील हो, उसमें धैर्य हो, बर्दाश्त करे, हो तो वो लड़की की तरह हुआ।
ऐसा है तो लड़की की तरह रहो। और हम अपनी लड़कियों को इसी लड़की की तरह बनाने में बचपन से लेकर के उसकी जवानी तक लगे रहते हैं। अब यह जो एक प्रशिक्षण हम परिवार से दे रहे हैं उस लड़की को, जहां हम उसे सिखाते हैं कि तुम्हारा जन्म पिता के घर में हुआ है, अर्थी तुम्हारे पति के घर से निकलेगी, क्या सिखा रहे होते? कि हमने जितना पाल पोस दिया उसके बाद तुम्हें जिस घर में भेज रहे हैं वहीं पर रहना है, खूंटे की गाय बन के। लड़की हो तो लड़की की तरह रहो। और उसके बाद से वो फिर अपने रोल में ढलती चली जाती है, इतना ढल जाती है कि उसे भी महसूस होता है कि मैं लड़की हूं और इसीलिए मुझे लड़की की तरह रहना चाहिए। तो जो आत्मबल, जो आत्मविश्वास उसमें आना चाहिए वो आता ही नहीं है कि वो समस्याओं से लड़ सके। अब प्रश्न ये कि क्या ये सिर्फ भारत की बात है? तो एक नाम सिमोन द बाउआर, ये नारीवादी आंदोलनों का बड़ा नाम है और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द सेकंड सेक्स, जो कि नारीवादी आंदोलनों का वेद कुरान माना जाता है। इस किताब को आप खोलिएगा तो जो पहला पेज है, जो प्रीफेस का पेज है, प्रस्तावना का पेज है इस पर सिमोन द बाउआर का, उसमें वो फ्रांस की लेखिका थी। वो लिखती हैं कि हमसे कहा जाता है कि औरत हो, औरत बनो, औरत की तरह रहो। तो ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ भारत में पुरुष स्त्रियों को सिखाता है। अभी मैंने आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया था कि वहां की महिला भी शर्मिंदगी, अपमान महसूस करती है। जबकि पुरुष के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो तो जाता है ना जी। महिला जाने में शर्मिंदगी महसूस करती है, ब्रिटेन में भी, भारत में भी। और महिला है, लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, यह भारत भी सिखाता है और फ्रांस भी। ये पितृसत्तात्मक सोच जो कि समस्त अधिकारों को अपने हाथ में कैद करती है और सारे कर्तव्य लड़कियों पर डाल देती है, इसी चीज को लेकर के यूपीएससी में एक निबंध पूछा जा चुका है। वह निबंध है कि स्त्री होती नहीं, स्त्री होती नहीं, बनाई जाती है। यह निबंध पूछा जा चुका है। बनाई जाती है, या स्त्री जन्म नहीं लेती, स्त्री बनाई जाती है। हम बनाते हैं उसको स्त्री, अन्यथा ईश्वर उसे इंसान बना के भेजता है। जैसे हम इंसान वैसे वो। हम यहां पर आने पर हम उसे स्त्री बना देते हैं, लड़की बना देते हैं। यह जो पितृसत्तात्मक सोच है जब तक समाज में रहेगी तब तक समस्या रहने वाली है और हमें इसके विरुद्ध लड़ना होगा। और हमें का मतलब क्या? महिलाओं को लड़ना। अगली चीज जहां पे हमें काम करने की जरूरत है, शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता। हालांकि लैंगिक समानता क्या होती है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, अब हमारे उसमें शामिल है और ये पढ़ाया जाता है बकायदा, इस पर सूचकांक वगैरह भी निकलते हैं। तो शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता से संबंधित चीजें अब बताई जा रही हैं, लेकिन क्या और बताए जाने की जरूरत है? तो हमें ऐसा पुरुष तैयार करना होगा अपनी शिक्षा प्रणाली के जरिए जो महिलाओं को इंसान समझे। ऐसा पुरुष तैयार करना होगा अपनी शिक्षा प्रणाली के जरिए जिससे महिलाएं डरे नहीं, लड़कियां डरे नहीं,
हमें अपने पाठ्यक्रम में इस ढंग से बदलाव करने होंगे कि हम एक ऐसा सभ्य नागरिक बना करके समाज को दें अपने शिक्षा प्रणाली के जरिए जो इंसान को इंसान समझता हो, मर्द और औरत में बांट कर न देखता हो। अगर हमने अपने बच्चों को अपने परिवार और अपने स्कूल के माध्यम से महिलाओं की इज्जत करना, महिलाओं के साथ बराबर से व्यवहार करना सिखाया, उनके व्यक्तित्व को ऐसा बनाया जिससे महिलाएं डरती नहीं, खौफ नहीं खाती, अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जहां सबसे जरूरी चीज है कि औरत को औरत बना देने में जिस चीज का सबसे बड़ा हाथ है वह है उसकी डिपेंडेंसी। पुरुष ने बाहर का कार्य क्षेत्र, प्रोडक्शन का कार्य क्षेत्र संभाल लिया और डोमेस्टिक एरिया महिला को दे दिया। जिस दिन प्रोडक्शन के एरिया में महिला आ जाएगी, जिस दिन वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी, बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। आर्थिक सशक्तिकरण वह विशिष्ट चीज है जो बाकी सशक्तिकरणों को जन्म देगा। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं देती, महिला आर्थिक रूप से सक्षम है तो वो सुरक्षा अपने लिए खरीद सकती है। अर्थात महिला सशक्तिकरण के लिए जहां से राह निकलनी है वह विशिष्ट है यही आर्थिक सशक्तिकरण। जिस दिन पुरुष को यह एहसास होगा कि महिला भी उसके बराबर ही अर्न करके घर को कंट्रीब्यूट कर सकती है, बराबरी वहां से आएगी सोच में। जब तक पुरुष यह सोचता है कि वह कमा रहा है और ये घर बैठी है, ये क्या कर रही है, तब तक बाकी जो कर लो, ये सशक्तिकरण तो नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत इज्जत महिला को मिल जाएगी, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एम्पावरमेंट जैसी कोई चीज तो नहीं होने जा रही, इतना तय है। अब इसके लिए क्या कुछ हो नहीं रहा? प्रश्न ये कि क्या कुछ हो नहीं रहा? तो देखें, समाज को बदलने में वक्त लगता है, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है, चल रही है, आगे बदलेगा, चीजें बदलेंगी। मतलब एकमात्र हम इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ा रहे हैं अपने निबंध को कि शिथिल कानून व्यवस्था भी नारी सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा है, लेकिन अन्य चीजें भी बाधा के रूप में है। हमको एक साथ काम करना पड़ेगा। इस संदर्भ में सरकार ने क्या किया है, तो कुछ चीजें तो हमने पहले देख ली हैं, हमने पहले डाल दी हैं अपने भूमिका में ही कि भाई संविधान के स्तर पे, कानून के स्तर पर यह काम हुआ। मूल मुद्दा कहाँ है? कानूनों का क्रियान्वयन। और क्रियान्वयन कमजोर क्यों है? क्योंकि जो संस्थाएं हमने बनाई हैं वो संस्थाएं जिस ढंग से मतलब महिलाओं को समर्पित होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए, उस ढंग से है नहीं। भाई एक ही थाना है, महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी, अब बन रहा है अलग से महिला थाना। तो कौन कौन नए प्रयास सरकार कर रही है, थोड़ी सी उसकी चर्चा भी संक्षेप में हम कर लेंगे, है ना। तो भाई एक चीज तो यही है कि अब महिला थाना भी बनने लगा है, जहां महिलाएं बेझिझक होकर अपनी बात कह सकती हैं। फिर जहां महिला थाना नहीं है वह महिला हेल्प डेस्क है थाने में। फिर महिलाओं से संबंधित एक विशिष्ट, एक तो आपके पास, आपने सुना होगा या जानते ही होंगे कि डायल 112, ये किसी भी उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो 112 डायल करो और एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है जो आप तक पहुंच जाती है। उसके साथ महिलाओं के संदर्भ में विशेष करके
एक और नंबर है जिसे 24/7 तय किया गया है, महिला हेल्पलाइन। और वो महिला हेल्पलाइन है 181। इस पर रात को 12 बजे भी किसी महिला के साथ कोई भी चीज हो रही है, अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, तो ये डायल कर देगी, पुलिस उस तक क्विकली पहुंचने की कोशिश करती है। साथ में अलग से एक सी बॉक्स पोर्टल बनाया गया है। ये सी बॉक्स पोर्टल क्या है? तो जो महिलाएं वर्किंग हैं और जहां जिस वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं, यदि उनके साथ कुछ होता है और वहां पर रिड्रेसल का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, तो इस पोर्टल पे जाएं और पोर्टल पर जाकर के अपना जो भी शिकायत दर्ज करानी है दर्ज कराएं, और क्विक रिस्पॉन्स होता है इस पे, सी बॉक्स पोर्टल। उसके साथ योजना और नीतियों के स्तर पर आपने सुन रखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तमाम ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि उनके आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा सके। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सरकारें काम कर रही हैं। जहां पर कानून व्यवस्था में दिक्कत थी वो यह थी कि एक तो पुरानी वाली प्रणाली चल रही थी, साथ में राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है जो कि हमारे कानून व्यवस्था को शिथिल कर रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार एक बड़े कारण है। जहां पर कोई अपराध होने पर उसके इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया जाता है और उनके निर्णयों को भी, अदालती निर्णयों को भी प्रभावित कर सकने में सक्षम लोग हैं हमारे यहाँ। लेकिन मुख्य चीज यह थी कि जो कानून के इम्प्लीकेशन का जो सिस्टम था उसमें चेंज की जरूरत थी, और वो चेंज हमें ये दिखने लगा है। अब चीजें उस ढंग से चेंज की जा रही हैं कि समय के साथ जरूर बदलाव आएगा, हम इतना आशावादी तो हो ही सकते हैं, है ना। अब हमने कुल मिला के जितने पार्ट डिस्कस किए उसको एक बार कंक्लूड करते हैं। पहले हमने एक कविता के माध्यम से, फिर अखबार की एक कटिंग के माध्यम से, जो इस विषय का दोनों पक्ष है, यानी एक पक्ष नारी सशक्तिकरण, दूसरा पक्ष शिथिल कानून व्यवस्था, उसको हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। फिर हमने कानून व्यवस्था और उसकी शिथिलता और नारी सशक्तिकरण, इन चीजों को स्पष्ट किया कि ये है क्या। फिर उसके बाद से नारी सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था के संदर्भ में इन दोनों के आपसी संबंध का प्रभाव क्या पड़ा, क्यों ऐसा होता है कि अगर शिथिल कानून व्यवस्था होती है तो नारी सशक्तिकरण रुक सकता है या धीमी गति से चल सकता है, उस पर हमने चर्चा की। फिर हमने इस बात पे चर्चा की कि इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, किन किन स्तरों पे सुधार की जरूरत है। फिर हमने ये चर्चा करी कि क्या सिर्फ शिथिल कानून व्यवस्था को टाइट कर देने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं, वो भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी हमें साथ में करनी पड़ेंगी। और फाइनली सरकार कर क्या रही है उसकी थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली। तो अब हम कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हैं, कंक्लूजन के पॉइंट तक पहुंचते हैं। अर्थात अब हमें निष्कर्ष पे आना है कि निष्कर्ष क्या लिखेंगे। तो पहला निष्कर्ष तो ये खुद आपका निबंध दे रहा है कि यदि कानून व्यवस्था शिथिल नहीं है तो महिला सशक्तिकरण की गति धीमी हो जाती है। सॉरी, कानून व्यवस्था शिथिल है, कानून व्यवस्था की शिथिलता महिला सशक्तिकरण की गति को धीमा करता है, सशक्तिकरण की गति को धीमा करता है।
लेकिन हमें इसमें अपना ये वो निष्कर्ष है जो ऑलरेडी हमारे प्रश्न में मौजूद है कि कानून व्यवस्था अगर शिथिल है तो महिला सशक्तिकरण उस गति से नहीं हो पाएगा जिस गति से होना चाहिए। लेकिन एक चीज हमने अपनी तरफ से भी जो एंटीथेसिस जोड़ा अपनी तरफ से, वह यह था कि सिर्फ कानून व्यवस्था टाइट कर देने से ही महिला सशक्तिकरण नहीं होता है, हमें अपनी समाज व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर भी काम करना पड़ेगा। तो दूसरा निष्कर्ष हमें साथ में ऐड करना होगा कि हमें अपने समाज की सोच और अर्थव्यवस्था के पैटर्न को बदलना होगा। यह हमारा दूसरा निष्कर्ष होगा, पैटर्न को बदलना होगा। और हम जब ये समझाएंगे कि, ध्यान दें, हम जब समझाएंगे कि कानून व्यवस्था शिथिल होने से महिला सशक्तिकरण की दर धीमी हो जाती है, लेकिन हमें साथ में समाज के स्तर पर परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के पैटर्न में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाते हुए काम करना होगा। और तब हम लास्ट करें, जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है कि तुम भूल गए अधिकार मोह में कुछ सत्ता है नारी की, तुम भूल गए अधिकार मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इस लाइन को दे दें और दे करके अपने निबंध को एंड कर दें। चलें, इसी के साथ ये डिस्कशन हमारा पूरा होता है। आप सबको धन्यवाद। और आगे यदि कुछ चाहिए, कोई चीज आपकी इच्छा है तो कमेंट करके बताएंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। और संभव हुआ तो अगले वीडियो के जरिए आपको चीज़ें दी जाएंगी। तब तक इसमें जो आपको इंसाइट दी गई है, उस इंसाइट के हिसाब से आप कोशिश ये करें कि जो चीज़ें बताई गई, उन्हें जो टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, उनको आप लिख करके एक निबंध के रूप में तैयार करें, है ना। आपके सुनहरे भविष्य की कल्पना के साथ एडुटेरिया प्लेटफॉर्म से मैं MM तिवारी आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।